सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर हमारा 3 है और तिथि डेट यानी तारीख है 9 जुलाई 2021। यहाँ आप अपना नाम और यहाँ विषय अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमें अपठित गद्यांश यानी गद्यांश पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर इसके माध्यम से जो कुछ प्रश्न हैं उसके हमें उत्तर देने हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है आपके लिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आप, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में भी आता है इसलिए आपका अभ्यास कराया जा रहा है कि गद्यांश पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप किस तरीके से दें। क्योंकि हम गलती ये करते हैं आमतौर पर परीक्षा में, सेम टू सेम ऐसे ही हूबहू लाइनों को उतार देते हैं, जबकि प्रश्न पढ़कर हमें गद्यांश में से उसके अनुसार उत्तर देना होता है अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सीधे सीधे नकल मारने से अच्छा है आप अपने शब्दों में उन्हीं लाइनों को लिखें, तो जो चेकर है वो आपको अच्छे नंबर भी देगा और इससे आपका अभ्यास भी बेहतरीन हो जाएगा, आपको उत्तर लिखने की कला भी आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं गद्यांश। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो सांझे में खेती करने वाले किसान, जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप घट बढ़ जाता था। यानी कि जितनी भी फसल हिस्सा जो यानी जितनी पैदावार होती थी, अगर ज़्यादा हुई है तो राजा का हिस्सा यानी टैक्स के रूप में उतना बढ़ जाता था। अगर फसल कम हुई है तो उसी हिसाब से राजा को भी कम टैक्स जाता था। अंग्रेज़ों ने इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित नगद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। यह रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई या ज़्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूल की जाती थी। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अंग्रेज़ों ने किस चालाकी से हमारी भारतीय जनता पर जुल्म किया। अगर हम पहले की लाइन को पढ़ें तो जितनी फसल या पैदावार होती थी, अगर बढ़ गई है तो राजा को ज़्यादा टैक्स जाता था, अगर घट गई है तो राजा को कम जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक फ़िक्स कर दिया, अब चाहे पैदावार हो चाहे ना हो उतनी रकम अंग्रेज़ों को देनी पड़ती थी। अगर ना देने पर उन पर अत्याचार भी होता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। ज़्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ज़मींदार थे। इसके बाद कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की ज़मींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज़ विजेताओं की हुकूमत का सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया। अब देखिए, बहुत ही चालाकी से उन्होंने ज़मींदार का हिसाब अलग लगाया और जो वैसे बेचारे किसान थे उन पर अलग। तो इस तरीके से चालाकी खेलते हुए उन्होंने पूरी ज़मीनों पर कब्ज़ा अपना कर लिया। किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। तो यानी कि उसकी अपनी खुद की ज़मीन होते हुए भी उसकी अपनी नहीं थी, वो केवल उस पर मजदूरी करता था और उस पर भी वो बेचारा टैक्स यानी उनको कुछ ना कुछ देना उसे पड़ता था। लगान ना देने पर उसे ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था। अब देखिए अंग्रेज़ों की कितनी चालाकी है कि अगर उसने लगान या टैक्स नहीं दिया तो उसे ज़मीन यानी उसकी खुद की ज़मीन है और उसे उससे अलग कर दिया जा सकता था। या अंग्रेज़ सरकार ने ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने ज़मींदार नामज़द करना पसंद किया। यानी उन्होंने अपनी पसंद से जो बड़े लोग थे या ज़मींदार लोग थे जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे या उनकी चापलूसी करते थे, तो ऐसे लोगों को उन्होंने ज़मीन दे दी, जबकि जो किसान था जिसकी ज़मीन थी उसको उससे बेदखल किया। अब आगे देखें हम, यह लोग भी सरकार की मर्ज़ी से ही ज़मीन के मालिक थे और मालगुजारी ना देने पर उससे भी ज़मीन छीन ली जा सकती थी। तो कहने का मतलब यह है अंग्रेज़ सरकार ने सब कुछ अपने कब्ज़े में कर लिया था।
अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो उससे भी वो ज़मीन छीन ली जा सकती थी। देखिए कितना गंदा और घटिया कानून अंग्रेज़ों का रहा हमारे भारत में कि उन्होंने ज़मीन हमारे किसानों की यानी भारतवासियों की होने के बावजूद भी उन पर जुल्म किया और ज़मीनें भी हथिया ली और उन्हें महज एक मज़दूर बनाकर रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये अंग्रेज़ी हुकूमत कितनी ख़तरनाक और हमारे भारतीय लोगों के पर जुल्म ढाने वाली थी। तो आइए इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मालगुजारी, ज़मींदारी, ज़्यादातर शब्दों में से प्रत्यय छाटिए। उदाहरण देखिए यहाँ दे रखा है पूंजीवादी। तो पूंजी जो है मूल शब्द है और वादी जो है प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि प्रत्यय, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि शब्द के आखिर में जो एक नया शब्द जुड़ जाता है वो प्रत्यय कहलाता है। यानी जो शुरुआत का शब्द है वो मूल होता है, यानी उसका अर्थ होता है, और उसके बाद जो जुड़कर एक नया शब्द बना देता है वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमें भाई ये मालगुजारी, ज़मींदारी, ज़्यादातर, इन 3 शब्दों के मूल शब्द या इनमें से हमें प्रत्यय छांटने हैं। तो मालगुजारी, तो माल जो है इसमें मूल शब्द है और गुजारी प्रत्यय कहलाएगा। ऐसे ही ज़मींदार से ज़मींदारी बना, तो यहाँ मूल शब्द ज़मींदार और ई इसमें प्रत्यय है। अब ज़्यादातर में ज़्यादा और तर जो होगा वो प्रत्यय है। तो इसमें माल मूल शब्द है, ज़मींदार मूल शब्द है, ज़्यादा मूल शब्द है, गुजारी ई और तर प्रत्यय हैं। तो आखिर में जुड़ के जो शब्द बनते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हमारा है कि सालाना शब्द का अर्थ है वार्षिक। तो यानी कि जो वर्ष में एक बार हो वो सालाना कहलाता है। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारा एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल क्या हुआ, सालाना, यानी वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला। अब चाहे साल में आप टैक्स देते हैं तो सालाना टैक्स कहा जाएगा, यानी साल में एक बार दिया जाने वाला टैक्स। तो बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तीसरा हमारा प्रश्न है कि अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू के शब्द छांटिए। तो उर्दू के इस गद्यांश में जो उर्दू के शब्द आए हैं, ज़मीन है, सालाना यानी जो अभी हमने बताया दूसरे प्रश्न में, नामजद यानी जिनके नाम किया जाता है, मालगुजारी यानी टैक्स, कसर, हुकूमत और रकम, ये हमारे इस गद्यांश में से उर्दू शब्द हैं। आप भी अपने परिवार में चर्चा करके और उर्दू शब्दों का पता लगा सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा हमारा प्रश्न है कि ज़मीन, मालिक, राजा का विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द तो प्यारे बच्चों आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बहुत सरल और आसान है। ज़मीन का विलोम शब्द क्या होगा, आसमान। हम कहते हैं ना धरती और आसमान। मालिक का क्या होगा, नौकर। राजा का रंक, यानी राजा तो राजा होता है, रंक का मतलब भिखारी। तो ये हमारे विलोम शब्द हो गए। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि इस गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। तो उत्तर हमारा इसका जो हम गद्यांश का शीर्षक है, टाइटल है, वो है अंग्रेजी हुकूमत। क्योंकि इस पूरे गद्यांश में अंग्रेज़ों ने क्या क्या हमारे साथ किया, किस तरह के टैक्स लगाए, किस तरह उनकी ज़मीनें छीनी, तो ये अंग्रेजी हुकूमत का था, अंग्रेजी कानून था। तो इसीलिए हमने इसको शीर्षक दिया है अंग्रेजी हुकूमत। तो आप भी अपनी समझ से कोई और शीर्षक दे सकते हैं। अंग्रेजी कानून कह सकते हैं, तो कुछ भी आप शीर्षक दे सकते हैं जो गद्यांश के लिए उपयुक्त हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की हिंदी की 9वीं कक्षा की वर्कशीट समझ आ गई होगी। मिलता हूँ फिर आपको सोमवार को आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर और उसके समाधान को लेकर। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, समय समय पर हाथ धोते रहें, क्योंकि कोरोना भी हमारी ज़िंदगी से गया नहीं है, हमें सावधानी बरतनी है।